नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सेट का कंप्लीट सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और दोस्तों, अभी जो है आपके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन की डेट भी आउट हो चुकी है। जी हाँ, सितंबर के फर्स्ट हफ्ता के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट वीक है सितंबर का, पहले हफ्ते में आपका एग्जाम है 6 सितंबर से। तो दोस्तों, अभी हमारे पास में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। देखिए, राजस्थान सेट के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जानेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें हम करने वाले हैं। यदि आप में से किसी विद्यार्थी ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो उसके लिए बहुत ही आसानी रहेगी राजस्थान सेट के एग्जाम के पैटर्न को समझना और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना। बिकॉज सिलेबस जो है और पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है। यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि यदि आपको सिलेबस देखना है यूजीसी नेट का, राजस्थान सेट का, तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाके वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इट मींस कि सिलेबस एज इट इज रहने वाला है। जो नेट का सिलेबस है वही सेट का सिलेबस होने वाला है। अभी 2-3 साल पहले 2023 में भी राजस्थान का सेट एग्जाम हुआ था और अब फिर राजस्थान सेट होने वाला है। और यदि आपका सपना है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तो आपके लिए ये मौका बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों पैटर्न की बात कर लें तो अगर आप में से किसी ने नेट का एग्जाम दिया है तो पैटर्न लगभग वही रहने वाला है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि कॉमन होता है सभी के लिए, और एक होता है पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। पेपर 1 में प्यारे बच्चों नंबर्स होते हैं 50। क्वेश्चन जो है वो 50 होंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, पेपर 1 100 नंबर का है और 50 क्वेश्चन है। पेपर 2 200 नंबर का है और 100 क्वेश्चन है। इस हिसाब से हमारे सामने 300 नंबर का पूरा पेपर होता है। एज इट इज पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है, यूजीसी नेट वाला ही है। पेपर 1 के अंदर वही 10 यूनिट जिसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, जिसके अंदर आईसीटी भी पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग डीआई भी पूछा जाएगा, हायर एजुकेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। सारी यूनिट्स एज इट इज है। तो सिलेबस के लिए आपको वही यूजीसी नेट का ही सिलेबस फॉलो करना है। बट सेट का जो पैटर्न है या फिर सेट का जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा, उसका जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है। अगर हम तुलना करें यूजीसी नेट के एग्जाम से तो दोस्तों तुलनात्मक रूप से सेट का एग्जाम थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है। तो जिस किसी भी विद्यार्थी का नेट नहीं हुआ है तो वो सेट के अंदर अपीयर हो सकता है। और वैसे भी अभी 22 जून से नेट के एग्जाम होने वाले हैं, आप नेट का एग्जाम दीजिए। अगर आपका हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सितंबर के अंदर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चांस रहने वाला है। कम से कम राजस्थान में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर ही पाएंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 150 रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 150। और जो नंबर है दोस्तों वो 300 नंबर होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको मैं बताऊं कि इस एग्जाम को पास करने के बाद में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, तो प्यारे बच्चों उसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम रहने वाली है, जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो भी फॉरएवर रहती है, लाइफ टाइम रहती है, और इसके सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। तो यदि आप एक बार भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बार बार क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने पिछली बार 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसे क्वालिफाई किया हुआ है तो उसे इस बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं, अगर देना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक लाइन दिखाई देगा, सिलेबस ऑफ टेस्ट। सिलेबस में बी डाउनलोड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। सिलेबस में बी डाउनलोड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। और आप जब यूजीसी वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करोगे तो एज इट इज यूजीसी वाला जो सिलेबस है वही रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें टोटल कितनी यूनिट होती है और कौन कौन से जो है हिस्ट्री का कितना कितना पोर्शन पूछा जाता है। देखिए बच्चों, टोटल यूनिट्स की हम बात करें, टोटल यूनिट जो होती है वो होती है सिलेबस में 10। यानी कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर टोटल 10 यूनिट्स रहने वाली है। 10 यूनिट में 4 पोर्शन कवर होंगे। एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया।
आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके पश्चात इतिहास, दर्शन और लेखन, हिस्टोग्राफी, इतिहास, दर्शन और लेखन, हिस्टोग्राफी। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व इतिहास कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। हिस्टोग्राफी के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो पुनर्जागरण कालीन राइटर्स या फिर उनकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर बुक्स होती है तो वहां से आ जाते हैं। बाकी दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, स्पेशली राजस्थान हिस्ट्री भी सिलेबस में मेंशन नहीं होती है, फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहली जो 3 यूनिट है वो प्राचीन भारत की है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद में प्यारे बच्चों आगे वाली जो 3 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो यूनिट है वो प्राचीन भारत की है। उसके बाद में फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो यूनिट है वो मिडिवल इंडिया की है। उसके बाद में सेवंथ, एट्थ एंड जो 9th यूनिट है वो मॉडर्न इंडिया की है। एंड लास्ट 10th जो यूनिट है वो प्यारे बच्चों हिस्टोग्राफी की है। इस हिसाब से टोटल 10 यूनिट है और 4 अलग अलग पोर्शन है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री इसमें कंप्लीट आती है और हिस्टोग्राफी इसके अंदर पूछी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर नहीं आती है। तो आप में से अगर कोई आरपीएससी का भी जिसने एग्जाम दिया है, राजस्थान आरपीएससी स्कूल लेक्चर का, तो उसके लिए ये सिलेबस बड़ा ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इंडियन हिस्ट्री जो है हमारी आरपीएससी के सिलेबस में कवर होती है। उसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, बस हिस्टोग्राफी आरपीएससी के स्कूल लेक्चर एग्जाम में नहीं आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो फिर भी हिस्टोग्राफी पूछी जाती है, लेकिन स्कूल लेक्चरर में नहीं आती है। तो आपको थोड़ा सा इस पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इंडियन हिस्ट्री तो आपकी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने स्कूल लेक्चर का भी हाल ही में जो आयोजित एग्जाम हुआ है वो दिया है, तो स्कूल लेक्चरर का तो आपका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, और स्कूल लेक्चर का एग्जाम में पूरी इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों टोटल 10 यूनिट है और टोटल 10 यूनिट में 4 पोर्शन है, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है और हिस्टोग्राफी है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कितने कितने बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो पेपर है सेट का उसमें टोटल क्वेश्चंस 150 आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों किसके हैं, सब्जेक्ट के हैं। अब 100 क्वेश्चन देखें तो प्रत्येक पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30-30 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि प्राचीन भारत से 30 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 30 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 30 क्वेश्चन, और दोस्तों यहां से इतिहास, दर्शन और लेखन से 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हम बात करें 10 यूनिट, तो हर यूनिट में से अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है किसी में से 9 क्वेश्चन पूछ ले, किसी में 10 या 11-12 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा यही रहता है कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों प्राचीन भारत की कितनी यूनिट है, टोटल 3 यूनिट है। तो प्राचीन भारत से हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो टोटल हम मान के चलें 30 क्वेश्चन तो एंशिएंट हिस्ट्री में से आने वाले हैं। उसके बाद में मिडिवल इंडिया में कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन मान के चलें तो लगभग 30 क्वेश्चन ही मिडिवल इंडिया में और 30 क्वेश्चन ही मॉडर्न इंडिया के अंदर पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में हिस्टोग्राफी की बात करें तो केवल एक ही यूनिट है हिस्टोग्राफी की, वो है यूनिट 10। तो दोस्तों इस एक यूनिट में से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन 7-8 तक भी रह जाते हैं, कई बार दोस्तों 10 से ऊपर भी पूछ ले जाते हैं। मोटा मोटा जो एक एवरेज जो नंबर है वो इतना ही है कि हर एक पोर्शन में से आपको लगभग 30 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे और हिस्टोग्राफी में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका जो वेटेज है वो लगभग बराबर ही है। अगर हिस्टोग्राफी की बात हम नहीं करें, क्योंकि इसमें से 7-8-10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, बाकी इंडियन हिस्ट्री का ही मोटा मोटा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस के अंदर जो है टोटल 10 यूनिट है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में विभक्त है। प्रश्न पत्र में 100, 150, 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अपने तो 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, वो तो चलो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि 10, 15 या 20 प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य है प्रत्येक इकाई से। तो मोटे मोटे दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर यूनिट में से, और दोस्तों हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो शुरुआत में थोड़ी बहुत शब्दावलियां आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यूनिट वाइज देखेंगे तो आप इसे देखिए, पहली यूनिट देखिए, अगर आपने नेट का सिलेबस देखा है तो एज इट इज है। ठीक है बच्चों, देखिए पहली यूनिट जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री की है, जिसमें सोर्सेस की बात हो रही है एंशिएंट हिस्ट्री के। उसके बाद में दोस्तों
प्री हिस्टोरिक टाइम है ये, जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोडक्शन कल्चर्स के बारे में पूछा गया है, पशुपालन और खाद्य उत्पादन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, एंड देन महाजनपद काल है। तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का जो जैन धर्म और बुद्धिज्म तक का जो पोर्शन है वो यूनिट 1 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे सिलेबस में यूनिट 2 के अंदर आएंगे। तो प्यारे बच्चों यूनिट 2 के अंदर आगे का जो एंशिएंट हिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, मगध का उत्थान हुआ था, सिकंदर के आक्रमण हुए थे, वहां से टॉपिक शुरू होके और उसके बाद में मौर्यन पीरियड जो है दोस्तों यहाँ का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, मौर्य और मौर्योत्तर काल। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इंडो यूनानी, शुंग, सातवाहन यानी मौर्योत्तर काल जो है वो सारे साम्राज्य इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद में गुप्त काल भी इसी के अंदर दिया गया है। थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर क्या दिया गया है, थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर जो क्षेत्रीय इतिहास है और जो दक्षिण भारत का इतिहास है, साउथ इंडियन हिस्ट्री है, उसके थोड़े बहुत जो है राजवंश यहाँ पर दे रखे हैं, चेर, चोर, पल्लव, पांड्य। ठीक है, और क्षेत्रीय राजवंश जैसे कि पूर्वी भारत के अंदर बंगाल के पाल देखते हैं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो इन 3 यूनिट में कवर हो जाती है। ठीक है ना, कंप्लीट जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो इन 3 यूनिट में कवर हो जाती है। आगे देखेंगे तो मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन शुरू आ जाएगा। यूनिट जो 4 है उसके अंदर मिडिवल इंडिया शुरू हो जाती है, और पहली यूनिट के अंदर दोस्तों मिडिवल इंडिया को जानने के जो सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं। ठीक है ना। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें विदेशियों के वृत्तांत भी है, और दोस्तों जिसके अंदर फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के जो सोर्सेज हमें मिलते हैं वो सारे दिए गए हैं। उसके बाद में सल्तनत काल है, और उसके बाद में मुगल काल है, उसके बाद में इसी में हमारे विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है। सारा जो है दोस्तों पहली यूनिट मिडिवल इंडिया की, और चौथी यूनिट जो है ओवरऑल हमारे सिलेबस की उसमें दिया गया है। ठीक है, जो मिडिवल इंडिया की जो पहली यूनिट है इसके अंदर केवल राजनीतिक घटनाएं हैं, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, वो अगली यूनिट के अंदर है। दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक इतिहास, दिल्ली सल्तनत का आर्थिक इतिहास, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, ठीक है, मुगलों को प्रशासन, ये सारा हमें अगली यूनिट में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे तो 5th यूनिट के अंदर हमको पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात हम करते हैं। ठीक है ना। तो प्रशासन और अर्थव्यवस्था दोस्तों वो 5वीं यूनिट के अंदर कवर हो जाती है। और जो 6th यूनिट है उसके अंदर समाज और संस्कृति से संबंधित जो हमारा मध्यकालीन भारत के अंदर आंदोलन हुए थे, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ठीक है, इसी के अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, कला और स्थापत्य, वो सारा टॉपिक भी दोस्तों आगे 6ठी यूनिट के अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों फिर मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा, और मॉडर्न इंडिया की भी 3 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट शुरू होती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर, शुरुआत में स्रोत पूछे गए हैं, उसके बाद में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ भारत के अंदर, और दोस्तों उसके पश्चात जो है इसी यूनिट के अंदर 1857 का रिवोल्ट है, इसी यूनिट के अंदर कुछ संवैधानिक परिवर्तन है, 1909 से लेकर 1935 तक के संवैधानिक परिवर्तन है, जितने भी अधिनियम आए, एक्ट आए, वो इसके अंदर पूछ ले जाते हैं। उसके बाद में जो मॉडर्न इंडिया की जो 2nd यूनिट है उसके अंदर प्यारे बच्चों उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी। ठीक है, वो सारा इसके अंदर पूछा जाएगा। और जो लास्ट यूनिट है मॉडर्न इंडिया की, उसके अंदर आंदोलन हो गए, राष्ट्रवादी आंदोलन हो गए, गांधी जी के आगमन के बाद भारत के अंदर जो आंदोलन हुए, कांग्रेस से संबंधित बातें हैं, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों लास्ट यूनिट में आ जाएंगे। और उसके बाद में एक यूनिट हमारी कुल मिला के हिस्टोग्राफी की रहने वाली है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिस्टोग्राफी की एक यूनिट है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिसर्च से रिलेटेड आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है वो इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन से रिलेटेड आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं तो इसमें कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है और एक हिस्टोग्राफी है। ठीक है, इतना सिलेबस है। सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट जो इसका 70 to 80% जो पोर्शन है वो आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से सिमिलर है। ठीक है, स्कूल लेक्चरर में हिस्टोग्राफी नहीं आता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्टोग्राफी आता है। तो 80% सिलेबस सिमिलर है, आपको थोड़ा सा ही मेहनत करनी है और इजीली आप जो है सेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पैटर्न की अगर बात करें तो एज इट इज जैसा नेट का पैटर्न होता है वैसा ही पैटर्न है। ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वैसे इसमें भी कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है मार्किंग स्कीम के अंदर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एज इट इज दोस्तों इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम यूजीसी नेट वाला ही पैटर्न है, वही सिलेबस है, वही सब कुछ रहने वाला है। तो अभी जून के अंदर 22 जून से शुरू हो जाएंगे नेट के एग्जाम, तो 22 जून से नेट का एग्जाम शुरू हो जाएंगे। नेट का दीजिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोस्तों फिर सितंबर में एक और आपके लिए मौका यहाँ पर तैयार है। और अगर किसी का नेट क्वालिफाइड है तो आवश्यकता नहीं है कि आप सेट भी क्वालिफाई करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस सेशन के अंदर हमने
कंप्लीट जानकारी जो है वो राजस्थान सेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है, पैटर्न डिस्कस कर लिया है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, सारी बातें हमने कर ली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।